हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन 3 ऑफ आवर चैप्टर, जिसको हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एंड वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। ये सारा चीज हमने थ्योरेटिकली समझ ली और फिर हमने हल्का सा एक आइडिया लिया कि किस तरह से ये लोग बिहेव करते हैं। आज वाले सेशन में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, जहां हम टेबुलर फॉर्मेशन में कैलकुलेशंस देखेंगे कि टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होते हैं। फिर देखेंगे इस टेबल का ग्राफ पे क्या असर पड़ता है एंड हाउ डज ईच ऑफ द थ्री, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, एक दूसरे के साथ रिलेट हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट। टेबल 6.1, हाइपोथेटिकल प्रोडक्शन शेड्यूल ऑफ फर्म ए। मान लो यहाँ पर लैंड हमारा फिक्स फैक्टर है, दैट इज 2 एकड़। हमारे पास 2 एकड़ ही जमीन है, उसी में जो करना है कर सकते हैं। यूनिट्स ऑफ लेबर जिसको हम वेरिएबल मानते हैं, पहले हम एक लेबर यूज कर रहे थे, फिर हमने बढ़ा के 2 किया, 3 किया, 4 किया, ऐसे करते करते हम 8 लेबर्स तक का कैलकुलेशन देखते। तो जब हम एक लेबर यूज करते थे तो टोटल प्रोडक्ट, यानी मान लो वो जमीन खेती के लिए यूज हो रही है, तो जितना टोटल प्रोडक्ट हमें निकलता था वो था 2। यानी पहला वर्कर या पहला लेबर मुझे कितना आउटपुट दे रहा है, 2 क्विंटल्स। जब हम 2 लेबर यूज करने लगे, याद रखना, इसको समझने में बहुत जन को कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं ये दूसरा लेबर, दूसरा नहीं। मैथ्स में देखो, नंबर्स को 2 तरीका से बोला जाता है, एक ऑर्डिनल, एक कार्डिनल। कार्डिनल में हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऑर्डिनल में हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। तो ये मत सोचना कि आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड वर्कर, नहीं। आई एम टॉकिंग कि जब 2 लोग हो गए, when 2 people were working together, तो टोटल आउटपुट मेरा बढ़ के 5 हो गया। तो टोटल आउटपुट बढ़ के 5 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वर्कर था वो कितना आउटपुट दे रहा था, 2 क्विंटल का। जो दूसरा वर्कर, देखो अब मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डिनल वे में, पहला दूसरा ऐसा। तो जो दूसरा वर्कर है वो मुझे आउटपुट दे रहा है 3 क्विंटल। तब जाके ये 2 + 3 मिला के मुझे 5 का टोटल आउटपुट आ रहा है। अब मान लो मैंने टोटल 3 वर्कर कर ली, तो 3 वर्कर से टोटल आउटपुट मिल रहा है 9। पहले आ रहा था 5, अभी हुआ 9। यानी जो मेरा तीसरा वर्कर है वो मुझे कितना आउटपुट दे रहा है, 4 क्विंटल्स का आउटपुट दे रहा है। फिर अब मैंने 4 वर्कर कर ली, 4 वर्कर से टोटल आउटपुट हो गया 12। यानी मेरे को 9 से बढ़ के 12 हो गया। यानी जो चौथा वर्कर मैंने अपॉइंट किया वो कितना का आउटपुट दे रहा है, 3 का। फिर 5 वर्कर हो गए तो टोटल हो गया 14। यानी पांचवा से कितना मिला, 2 क्विंटल्स। 6 वर्कर से टोटल आउटपुट हो गया 15। यानी आउटपुट मिला 6, यानी छठा जो वर्कर है उससे सिर्फ 1 क्विंटल। जब मैंने 7 वर्कर्स लगाए, टोटल आउटपुट हो गया 15। पहले भी 15 था, आज भी 15। यानी ये 7th को रख के, 7वां वर्कर को रख के कोई फायदा नहीं हुआ। तो उससे मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या मिला, 0। कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट वाज 0। फिर मैंने सोचा एक और लगाता हूँ, तो जब मैंने 8वां लगाया तो टोटल आउटपुट इनफैक्ट गिर गया। पहले लोग काम करते थे, अभी लोग अड्डा मारना चालू कर दिए, बैठ के बकवास कर रहे, अड्डा मार रहे, तो आउटपुट इनफैक्ट मेरा गिर गया। तो 8वां वर्कर के आने से मेरा आउटपुट उल्टा 1 कम हो गया, तो उसका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव में चला। ठीक है, तो समझ में आया हाउ डज टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट आर रिलेटेड। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट, क्योंकि हमें जब लॉ को एक्सप्लेन करना होगा ना एग्जाम में, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है, पहले वो इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट, जैसा मैंने पहले भी समझाया था। यानी पहला वर्कर 2 दिया तो दूसरा उससे बेटर 3, तीसरा उससे भी बेटर 4। तो शुरू शुरू में क्या हुआ, इंक्रीजिंग, यानी इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद इट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा, बट टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। यानी जो चौथा आया वो 3, फिर पांचवा आया 2, छठा आया 1। यानी मेरा जो स्पीड हो गया, जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हो गया, वो गिरने लगा। तो शुरू शुरू में मेरा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा था, उसके बाद मेरा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन गिरने लगा। गिरते गिरते एक पॉइंट पे 0 आ गया, और उसके बाद तो एकदम नेगेटिव। तो अपने एग्जाम में जब भी टेबल बनाना हो, देखो एमसीक्यू में तो टेबल बनाना नहीं होता है,
बीकॉम लेवल पे हुआ या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पर 11-12 के लेवल पे हमें कभी कभी टेबल बना के एक्सप्लेन करना हो, तो वहां हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वाला बनाएंगे, कॉलम ये बनाएंगे, और उसके बाद पहले डेटा यहाँ का बनाएंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम लोग पहले बढ़ता हुआ दिखा देंगे, फिर घटता हुआ दिखा के जीरो करके माइनस में, और मार्जिनल प्रोडक्ट का टेबल बनाने के बाद हम आ जाएंगे टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट कैसे होगा, 2 का 2, फिर 2 + 3 5, है ना, मैथ्स में करते हैं ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वैसे ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी, ये हो गया मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर 5 + 4 9, देखो 5 + 4 9, फिर 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 + 0 15, फिर 15 - 1 14, इस तरह से। और फिर यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्ट आएगा उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स करते जाएंगे, तो हमारा एवरेज आते जाएगा। तो एवरेज में कोई खास दिमाग नहीं चलाना है, अपने आप ये एवरेज आते हैं। तो एवरेज प्रोडक्ट में हम लोग क्या देखेंगे, एवरेज भी हमारा शुरू में बढ़ता है, ठीक है, उसके बाद एवरेज घटने लगता है। सर इसके लिए कोई दिमाग चलाना होगा, इसके लिए कोई दिमाग नहीं चलाना है, ये और ये अगर हम सही करेंगे ना तो ये अपने आप सही हो जाएगा। क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट जब हम शुरू में बढ़ता हुआ दिखाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा एवरेज प्रोडक्ट शुरू में बढ़ता हुआ ही आएगा कैलकुलेशन, हम लोग को उसके लिए कोई दिमाग नहीं चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया ये पूरा टेबल कैसे बनता है। अब हम लोग इसी टेबल को देखेंगे ग्राफ में ये कैसा दिखता है, इसी टेबल को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में हम लोग क्या देख सकते हैं कि शुरू में टोटल प्रोडक्ट देखो 0 से तो चालू नहीं हो रहा है, 2 से चालू हो रहा है। ठीक है, जब मैंने एक वर्कर लिया, ठीक है, तो वहां से फिर प्लॉट करते करते क्या देख रहे हैं, मेरा टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर ध्यान दो, ये शुरू में थोड़ा सा इधर हो रहा है, उसके बाद इसका कर्व थोड़ा चेंज हो रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा और हाईलाइट करके बनाऊं, ये इस पैटर्न में, तो ये हो क्या रहा है, शुरू में ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी ये जो कन्वेक्स वाला पोर्शन है ये मेरे को बताता है कि टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो शुरू में ये जो कन्वेक्स पोर्शन है ये मुझे क्या बता रहा है, दैट टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद ये हो जाता है मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर कर्व अपने शेप को बदल रहा है, यानी पहले वो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट था, अभी वो इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट हो रहा है। यहाँ पर वो बढ़ रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो ये हो गया कनकेव, ये कनकेव पोर्शन हो गया। तो कनकेव पोर्शन में क्या हो जाता है, इट इज इंक्रीजिंग, क्या बोलेंगे, जो कन्वेक्स पोर्शन है उसमें टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, और जो कनकेव पोर्शन है उसमें टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो यहाँ से क्या हो रहा है, कनकेव पोर्शन स्टार्ट होते होते एक मैक्सिमम पॉइंट पे जा रहा है। सर कैसे पता चलेगा मैक्सिमम, जिस पॉइंट पे मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है उसके कोरस्पॉन्डिंग में जो टोटल प्रोडक्ट आएगा दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0। ठीक है, उसके बाद फिर टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा नेगेटिव होने लगता है। जहां पर लोग अड्डा मारना चालू कर देते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होने लगता है, वहां मेरा टोटल प्रोडक्ट गिरने लगता है। ठीक है, so when TP is rising and MP is also rising। तो MP यहाँ पर क्या हो गया, MP यहाँ पर हुआ ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, जहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वहां मेरा MP इज मैक्सिमम, वहां पर क्या हो रहा है, मेरा MP मैक्सिमम। उसके बाद when total product is increasing at a diminishing rate, यानी marginal product is falling। तो मार्जिनल प्रोडक्ट भले ही गिर रहा हो बट वो अभी भी पॉजिटिव है। तो क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा अभी भी पॉजिटिव है, इसीलिए टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, पर बढ़ रहा है एट अ स्लोअर रेट। और फिर जहां मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा 0 आ जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। एंड उसके बाद जहां मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा नेगेटिव हो गया, टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग। तो ये है रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी। तो आई होप एकदम क्लियर हो गया टीपी और एमपी में क्या रिलेशन है। एवरेज प्रोडक्ट का बात करते हैं, एज लॉन्ग एज मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर, यानी राइजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट जब तक बढ़ते जा रहा है एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। फिर मार्जिनल प्रोडक्ट तो थोड़ा गिरना चालू करेगा, तो जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट हो जाए वहां पर एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम।
उसके बाद जब मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लगता है तो एवरेज प्रोडक्ट भी गिरने लगता है, पर मार्जिनल प्रोडक्ट का जो गिरावट होता है वो ज्यादा स्पीड से होता है कंपेयर टू एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, वेयर एपी इज मैक्सिमम देयर एपी इज इक्वल टू एनपी, यानी एपी और एनपी इक्वल कहां पर होगा, जहां पर एपी मैक्सिमाइज कर जाए। उसके बाद दोनों जब गिरेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट फटाफट गिरेगा, एपी थोड़ा धीरे धीरे गिरेगा। तो आई थिंक ये ग्राफ एकदम एब्सोल्युटली क्लियर होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फिगर है मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, फर्दर रीड करके आप लोग पढ़ लेना, मैंने ऑलरेडी इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया जो वो लोग यहाँ पर बताना चाहते हैं। नाउ कमिंग टू रिटर्न्स टू फैक्टर, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा। देखो, रिटर्न्स टू फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, the factors of production can be classified into fixed factor and variable factor, ये हम लोग शुरू से देखें। Fixed factor are those factors which cannot be changed in the short period. तो fixed factor क्या होता है, वो factor जिसको हम लोग short period में बदल नहीं सकते। ठीक है, such as factory buildings, machines, etc. Their amount remains unchanged in the short period, whatever the level of output is. However, they can be varied in long period, पर long period में हम उसको vary कर सकते हैं। Variable factors, on the other hand, are those factors of production which can be varied even during the short period. तो वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जो शॉर्ट पीरियड में भी वेरी किए जा सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, पावर हो गया, ये सब। इट शुड बी नोटेड हियर दैट इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। तो ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके। Next, as told earlier, returns to factor refers to a situation in which we study the behavior of output. तो returns to factor का मतलब क्या है? ये सब कीवर्ड, स्पेशली क्लास 11 12 के लिए, 12 लोगों के लिए जब उनको आंसर लिखना होगा तो these are key pointers जो आंसर में टीचर पूछते हैं। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब क्या है? इट रिफर्स टू अ सिचुएशन in which we study the behavior of output when more and more inputs of variable factors are used, keeping other factors fixed. यानी ये एक सिचुएशन है जिसको हम स्टडी करने का कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम अपना इनपुट्स, वेरिएबल इनपुट्स को बढ़ाएंगे, आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा। This has been illustrated in form of law of variable proportion, और इसी को हम बोलते हैं law of variable proportion. As more and more units of variable factors are applied, जितना ज्यादा हम variable factors को apply करते जाएंगे, the proportion in which different factors of productions are used change. तो जो ratio होता है वो बदलते जाता है। जैसे हमने अभी देखा, लैंड को हमने फिक्स माना और लेबर को हमने वेरिएबल माना। तो लैंड तो वही 2 एकड़ था, लेबर 1 2 3 4 बढ़ते गया, तो रेशियो पहले 2:1 था, फिर 2:2 हो गया, फिर 2:3 2:4। क्या हो रहा है, रेशियो बदलते जा रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर यूज्ड, मतलब बोला द प्रोपोर्शन इन विच डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड आर चेंजिंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और यही कारण है कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नाउ व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, as more and more units of variable factors are applied, यानी ये लॉ बोलता है कि जैसे जैसे more and more units of variable factor को हम अप्लाई करते जाएंगे with fixed factors, in the beginning, शुरू में क्या होगा, total output increase होगा। in the beginning total output will increase at an increasing rate, जो मैंने बताया था। ठीक है, तो शुरू में टोटल आउटपुट बढ़ता है हायर स्पीड के साथ, increases at an increasing rate. Beyond a certain point, फिर एक पॉइंट के बाद वो बढ़ता तो है but at a diminishing rate, it rises at a diminishing rate. And finally, और लास्ट में, total output starts declining with every increase in variable input. और फिर जैसे जैसे हम वेरिएबल इनपुट को और बढ़ाने का कोशिश करते हैं, टोटल आउटपुट मेरा घटने लगता है। In other words, law of variable proportion exhibits
द डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ चेंज इन द फर्म्स आउटपुट। तो दो चीज बताता है, डायरेक्शन बताता है पहला, और दूसरा रेट ऑफ चेंज इन फर्म्स आउटपुट when the quantity of only one factor of production is changed। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या एग्जिबिट करेगा? द डायरेक्शन and the rate of change of firm's output when the quantity of only one factor of production is changed। जब सिर्फ किसी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्वांटिटी को हम बदल रहे हैं तो उससे मेरा आउटपुट पे क्या असर पड़ रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, दैट इज डायरेक्शन, और किस स्पीड से बढ़ रहा है या किस स्पीड से घट रहा है, दैट इज रेट। तो दो चीज बताएगा, एक डायरेक्शन बताएगा और दूसरा रेट ऑफ चेंज बताएगा। तो दीज आर कीवर्ड्स। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दो चीज बताता है, डायरेक्शन भी बताता है और रेट ऑफ चेंज इन फर्म्स आउटपुट भी बताता है। अब यहाँ पर देखो ये फिगर ग्राफ को देखते हैं। तो यहाँ पर शुरू में जैसे मैंने बताया था कन्वेक्स था, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके बाद यहाँ पर ग्राफ चेंज होना चालू किया। शुरू में कन्वेक्स यहाँ तक आई थिंक दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ तक ये कन्वेक्स था यानी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद ग्राफ ने अपना मूड बदला, ये कनकेव होना चालू हो गया यानी इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट फ्रॉम पॉइंट एम। ठीक है, और यहाँ पर आके मैक्सिमम बना जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो, जैसा कि हम देख सकते हैं। एंड देन व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव टोटल आउटपुट स्टार्ट्स। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट का कहानी ये बताए कि मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, इट रीचेस मैक्सिमम। तो जहां मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये याद रखना, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और उसके बाद जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है तब वहां पर टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा ये टीपी एमपी और एपी में क्या कनेक्शन हुआ? मार्जिनल प्रोडक्ट जब गिरने लगता है तो जहां पर वो एपी को टच करता है वो एपी का मैक्सिमम बन जाता है। तो वेयर एमपी इज इक्वल टू एपी, एपी इज मैक्सिमम। उसके बाद एपी अपना धीरे 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 गिरता है और एमपी ज्यादा स्पीड से गिरने लगता है। तो एमपी का जो फॉल है इट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द डबल ऑफ एपी, ऑलमोस्ट। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया किस तरह से लोग बिहेव करते हैं तीनों जन। अब आता है ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के, इसको भी डिटेल में हम समझेंगे। मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। ये स्टेज 1 है जहां पर हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिर यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं कहीं ना कहीं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रोपोर्शन, इट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। और यहाँ पर फिर कहीं ना कहीं आउटपुट गिरने लगता है, यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर आउटपुट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, यहाँ पर आउटपुट इज डिक्रीजिंग और यहाँ पर आउटपुट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर दैट इज 3 स्टेजेस। तो फिक्स्ड फैक्टर में जैसे हम लोगों के पास 5 मशीन है फॉर एग्जांपल, यूनिट्स ऑफ लेबर द वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर में क्या क्या हो जाते हैं, लेबर को अगेन 1 2 3 एंड सो ऐसे करके बढ़ा रहे हैं। फिर पहले हम लोग यहाँ के बाद डायरेक्टली आ जाएंगे मार्जिनल प्रोडक्ट, इसको हम लोग पहले प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे हैं, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, स्टेज 1 जिसको। तो यानी टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग। तो यहाँ बढ़ा बढ़ा के नंबर दिखाए 8 10 12, ठीक है, फिर उससे 18, ठीक है, फिर यहाँ पर 17 और 13 हो गया। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स का बोलने का मतलब है कि इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, इसको नहीं दिखाना चाहिए था 17 और 13। इससे क्या होगा, इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट आ जाएगा, ये नहीं दिखाएंगे। ठीक है, जब हम लोग टेबल बनाएंगे तो हम लोग 8 10 12 18 ये दिखाएंगे। उसके बाद मन चाहो तो 20 दिखा देंगे पर गिरता हुआ नहीं दिखाएंगे, तो इससे क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ जाएगा। तो ये दिखाएंगे, फिर यहाँ पर इसका टोटल कर देंगे 8 8 10 18, 18 प्लस 12 30, 12 प्लस 18 48। उसके बाद अगर 20 दिखाएंगे तो ये 68 हो जाएगा। सो फिर अकॉर्डिंगली एवरेज कैलकुलेट करते हैं, एवरेज इज नॉट अ बिग।
उसके बाद जब सेकंड स्टेज में आएंगे, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में क्या होगा, हम लोग देखेंगे हम लोग का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो गिरते जाता है, तो 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया और 0 पे आ गया। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स में क्या होगा, जहां मार्जिनल प्रोडक्ट 0 पे आ जाए, यानी माय टोटल प्रोडक्ट विल रीच इट्स मैक्सिमम। इन सेकंड स्टेज माय टोटल प्रोडक्ट इज रीचिंग इट्स मैक्सिमम। उसके बाद स्टेज 3 में मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो माय टोटल प्रोडक्ट विल स्टार्ट फॉलिंग 90 से 88 84। तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगी, गिरना चाहिए। एवरेज को लेके कुछ नहीं है, जो भी है 84 डिवाइड बाय 7, 88 डिवाइड बाय 8, ये अकॉर्डिंगली यहां पर कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो ये एकदम समझ में आ गया व्हाट इज स्टेज 1, व्हाट इज स्टेज 2 एंड व्हाट इज स्टेज 3। तो स्टेज 1 में इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है, स्टेज 2 में डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है और स्टेज 3 में नेगेटिव। ठीक है, तो आई होप ये एकदम क्लियर हो गया सबको। क्लियर। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ये टेबल आप लोग थोड़ा सा घर में अच्छा से पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो टेबल बनाना, समझ लो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 का टेबल में या न्यूमेरिकली क्या इम्पैक्ट होता है। और उसके बाद फिर थ्योरी में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में समझेंगे अबाउट स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेशन 4 में करेंगे। 3 को यहीं पर रखते हैं। चलो टिल देन, बाय बाय, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।